नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका साड़े और आप सभी का स्वागत करती हूं केसरी उजाला न्यूज में। कोरोना वायरस महामारी ने जहां व्यापार जगत को पिछले साल भर में बड़े पैमाने पर बदलावों को अपनाने के लिए मजबूर किया है, वहीं देश भर के व्यापारी नए साल में अपने व्यवसायों में कठोरता बहाल करने के लिए बजट 2021 पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। छोटे कारोबारियों ने सरकार पर टैक्स का बोझ कम करने, सॉफ्ट लोन स्कीमों की मांग की है और रिटर्न दाखिल करते समय व्यापारियों द्वारा की गई जीएसटी त्रुटियों को ठीक करने की भी मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता के लिए आम बजट आखिर कैसा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। इसमें अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा रहता है। बजट एडिटर आर्थिक सर्वे के महत्व के बारे में बताते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। सरकार की आर्थिक नीति का ब्यौरा भी रहता है। डीजीपी की ग्रोथ क्या रही, आईआईपी के आंकड़े कैसे रहे, इसकी पूरी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में रहती है। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 में एक प्रकार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा। इसलिए ये बजट भी उन चारों बजटों की श्रृंखला में देखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संकट और इससे जुड़े लॉकडाउन से इकोनॉमी को राहत देने के लिए कई चरणों में राहत पैकेज की घोषणा करेंगी। आम बजट का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीनिवास खांडेवाले ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में कृषि और औद्योगिक उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार और अन्य संबंधित आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इन सभी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 2020 से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। कोरोना के कारण उद्योग, रेल, विमान सेवाएं बंद थी, जिस कारण लोगों का पैसा जीवन यापन करने में खर्च हो गया। पैसा ना होने के कारण लोग खरीदी नहीं कर पाते, जिसके कारण मांग में कमी आती है, जिसका कुप्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ता है। बंदरगाह, महामार्ग का निर्माण करें, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण का पुनर्निर्माण करना अति आवश्यक है। आयकर में छूट तथा प्रतिदिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाकर सरकार आम बजट में लोगों में एक आशा की किरण पैदा करे। देखिए, मार्च 2021 से तो कम से कम 9-10 महीने भारतीय अर्थव्यवस्था मानो कि कुलूप लगा के बंद थी। उसमें रेलवे बंद थी, विमान सेवा बंद थी, बसेस बंद थी, कारखाने बंद थे और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी 2 महीने के पहले तक, दिवाली के बाद में जो हुआ, तब तक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास में, आम आदमी के पास में जितनी भी बचत होगी वो खाने में चली गई और उसके पास में आज पैसा नहीं है। जो कारखाने अभी दिवाली के बाद में शुरू हो गए उससे थोड़ी राहत मिलने लगी है, लेकिन वो पूरे तौर से 100% अपनी क्षमता के आधार पर उत्पादन करें तो अर्थव्यवस्था और जल्दी अच्छी पटरी पर आ सकती है। लेकिन सरकार अगले साल बजट में क्या प्रावधान करे और आम आदमी की दृष्टि से क्या करना आवश्यक है, इसको कभी हम पूछेंगे तो हम पहले बोलेंगे कि आम आदमी के पास में, देहातों में या शहरों में जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके पास पैसा न होने के कारण वो बाज़ार में जाकर वस्तुओं की मांग नहीं कर सकते और इसलिए व्यापारी और उद्योजक चिंतित है कि बाज़ार में नीचे से मांग नहीं आ रही है और जब तक नीचे से मांग नहीं आती तो कारखानदार उत्पादन नहीं करेगा या बढ़ाएगा नहीं उत्पादन। तो यदि कारखानदारी का उत्पादन भी बढ़ाना है तो नीचे से मांग आना आवश्यक है और उसके लिए आम आदमी के हाथ में पैसा होना आवश्यक है। लोगों ने गणन किया कि प्रधानमंत्री योजना से उनको जो मिलता है तो वो प्रति व्यक्ति को 17 रुपया वगैरह प्रतिदिन आता है।
तो 17 रुपये में कुछ भी होता नहीं। तो इसलिए ज़्यादा का पैसा अर्थव्यवस्था में जाना आवश्यक है, वो उसका प्रावधान ये बजट में होना आवश्यक है, ताकि आम आदमी आश्वस्त रहे कि हमको सरकार कुछ दे रही है। दूसरी बात है कि कारखानदार अपने हिसाब से ही कारखाना चलाएंगे। सरकार ने बोलने से कि आप चलाइए करके वो चलाएंगे नहीं। जब तक उनको मुनाफा दिखता नहीं तो वो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, और मुनाफा दिखा तो जिसको जिसको दिखता है वो हो जाएगा। अब लोगों ने ये सुझाव दिया है कि सरकार ने बड़े महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग वगैरह निर्माण करना शुरू करना चाहिए, कुछ बंदरगाह निर्माण करना शुरू करना चाहिए ताकि रोज़गार निर्माण हो। वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मेरा खुद का कहना ये है कि हमारे सारे ही देश भर में ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर ग्रामों का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, घरों का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। 100 साल से 125 साल से वैसे ही घर पड़े हैं और उसी में हमारे लोग रह रहे। यदि हम वो कार्यक्रम हाथ में लेते हैं तो सारे देश भर में 30-40 साल के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट निर्माण हो जाती है। वहाँ पर आपको सीमेंट लगता है, टिम्बर लगता है, पेंट लगता है, कारपेंटर लगता है, सभी लगते हैं। तो उनके लिए ग्रामीण रोजगार निर्माण होता है। तो जो बड़े कारखाने महानगरों में हैं वहाँ जब तक रोजगार निर्माण नहीं होता तो ये छोटे लोगों के लिए ग्रामीण पुनर्रचना निर्माण के आधार पर रोजगार निर्माण करना बहुत आवश्यक है। उसमें 2 चीज़ें होगी कि आम आदमी को सरल और अच्छा जीवन मिलेगा, और दूसरा कि जिला स्तर के नीचे जो कारागिर लोग हैं, कारपेंटर्स है, बढ़ई है, पेंटिंग वाले लोग हैं, ये तो उन सबको रोज़गार मिलता रहेगा। और हमारे देश में जो कार्यक्रम आज तक अब उन्होंने किया नहीं, वो एक कार्यक्रम इस बजट से शुरू यदि सरकार करती है तो बहुत बड़ी राहत होगी। तीसरा मुद्दा ये है कि वर्क फ्रॉम होम करके एक नई योजना निकली है कि कोरोना की वजह से लोग इकट्ठे नहीं जमना चाहिए, लेकिन घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी आज तक। हमारे घर ऐसे नहीं बांधे गए कि जिसमें लोग अपने घर से काम करें। तो यदि उनको काम करना है तो आर्किटेक्ट लोगों ने, सिविल इंजीनियर्स लोगों ने घरों में कैसे बदलाव करना चाहिए, इसका एक बड़ा अभियान चलाना आवश्यक है। और तीसरी बात कि सरकार ने पिछले 2-4-5 साल में ऊंची आय वाले लोग जो है उनको आय करों में और संपत्ति करों में तो छूट दिया है, लेकिन आम आदमी की जेब से पेट्रोल की दरों में और डीजल के दरों में वृद्धि करके वो निकाल लिया गया पैसा। तो इसमें भारत में आय की विषमता, संपत्ति की विषमता बहुत भारी मात्रा में बढ़ गई है, और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि जो विषमताएं हैं वो बाहर देशों में शायद कम है, अमेरिका में, यूरोप में, भारत में ज़्यादा है। और ये सब अपन सरकारी कानूनन वो विषमता बढ़ गई है, तो हमने कानूनन विषमता कम भी करनी चाहिए। यदि वो हमारे बजट की वजह से, कानून की वजह से बढ़ गई है तो हमने कम करना चाहिए। और सारा जो सरकार पर दबाव है ऊंची आय वाले लोगों की तरफ से, कारखानदारों की तरफ से कि भाई हमको छूट दीजिए, ऐसी एक विशेष योजना चाहिए कि भाई इसमें क्या कमी है और जो हम कमी इमीडिएटली पूरी कर सकते हैं। मैं ऐसा उदाहरण देना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपने पूछा करके उदाहरण देता हूँ कि बाइडन प्रेसिडेंट हो गए तो उन्होंने पहले दिन क्या किया, तो उन्होंने लोगों को सहायता के चेक दिया कि भाई चेक दो इनके हाथ में। क्योंकि बोले हमारे लोगों ने बहुत सही लिया, कोरोना में उनके जॉब चले गए, उनका पैसा चला गया। तो ये जब अमेरिका में हो सकता है तो हमारी क्षमता के अनुसार हमारे देश में भी होना चाहिए। अब अनाज की तो महंगाई, सरकार बोलेगी कि हमारे पास इतना अनाज पड़ा है भंडार में कि हम उपलब्ध करा देंगे, तो वो प्रश्न अपन बाजू में रखेंगे। लेकिन पेट्रोल और डीजल ये लोगों के रोज़गार कमाने के लिए आवश्यक हो गया है, वो कोई लग्जरी नहीं रही है। आम आदमी के लिए वो आवश्यक है। रेलवे चलना आवश्यक है, बसेस चलना आवश्यक है, और वो कभी नहीं चली, पेट्रोल और डीजल महंगा ही रह गया, तो आम आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना धंधा खुद कर लेता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, पेट्रोल खर्च नहीं कर सकता। और इसलिए सरकार ने इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई आम आदमी की जो ज़रूरत है उसको आसानी से पूरी करना आवश्यक है, उसको दिक्कत न पड़े, ताकि वो खुद का रोज़गार कमाए तो वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएगा,
रोज़गार मांगने के लिए, तो वो रोज़गार करे। और उसके लिए अब अंग्रेजी में और बड़े उद्योगों के लिए कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मतलब आपका जो बिज़नेस है वो उसकी सहायता करे और वो अच्छे ढंग से हो जाए। तो वो आम आदमी को भी लागू है, उसका भी रोज़गार जीने का जो धंधा है वो भी आसानी से हो जाए। तो अभी जो कोरोना में हुआ उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी शहर के मज़दूर और गाँवों के मज़दूर, काश्तकार, किसान, इनको हुई है। और वो परेशानी दूर करना ये सरकार का इस बजट में आद्य कर्तव्य है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से रेलवे की भी रफ्तार थम गई थी। इस बजट में रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर हो सकता है। यात्री सुविधाओं पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। यात्री तो किराए में भी कटौती की आस लगाए बैठे हैं। वैसे कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने का काम किया है। बुलेट ट्रेन मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कोरोना महामारी की वजह से इस योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार बुलेट ट्रेन को लेकर आगे की तस्वीर पेश कर सकती है। बुलेट ट्रेन नेटवर्क को लेकर सरकार अपनी योजना बता सकती है। लोग मानते हैं कि बजट इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर तैयार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट का मुख्य आधार है। इसमें प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार की राय शामिल होती है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मई में घोषणा की थी कि राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रहेंगी। इसमें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। नीति के तहत रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा। इनमें कम से कम 1 और अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होंगी। इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था को दिशा दिखाता है और इसी से तय होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाने वाली है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार दे सकती है। इसके साथ उनके ई बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इसके लिए वित्त मंत्री बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान कर सकती हैं। दरअसल इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार की झोली से कुछ नहीं निकलता है। लोगों का मानना है कि बजट कोई भी हो, या तो अमीरों के लिए होता है या फिर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता। साल 2017 से पहले रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता था, लेकिन अब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है। इस बार रेल यात्रियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खासी उम्मीदें दी हैं। रेल यात्री जावेद ने कहा कि कोरोना प्रकोप के कारण ट्रेन बंद थी, जिस कारण यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये बजट से यही अपेक्षा है कि जो सर्वसामान्य जनता है, ये सामान्य जनता का जो है, हमारे जो सरकार है या फिर जो भी रेल का बजट जो भी आ रहा है, उन्होंने इसका बात ख्याल करना चाहिए कि एक आम जनता को इसका लाभ हो और इसका प्रवासी जो भी टिकट है जो भी है उसमें थोड़ा तरतूद के कम करके उसको सर्वसामान्य के हिसाब से पेश होना चाहिए। जब मुझे लगता है कि ये ट्रेन जल्दी से जल्दी चालू करवाना चाहिए, क्योंकि सर्वसामान्य जनता का जो है हर बार पॉसिबल नहीं होता है। इनकेस इमरजेंसी में जो है उसको एक तो व्हीकल हायर करना पड़ता है या फिर उसको बस या बाय ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जनरल बोगी जो है या फिर जनरल जो इसके पहले कोरोना के पहले था, वैसा सेम अभी सिचुएशन उस हिसाब से रेलवे में हो जाना चाहिए। जनरल बोगी वगैरह चालू हो जाना चाहिए, जनरल हो जाना चाहिए मुझे लगता है सर्वसामान्य जनता के हिसाब से। बजट में व्यस्त रूटों पर ट्रेन बढ़ाने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तकलीफें तो बहुत हो रही है कोविड के वजह से, मगर मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके अगर ट्रेन 100% शुरू करते हैं
और लोगों को उसके बारे में अवेयर भी करते हैं, तो लोगों का भी सहयोग उसमें रहेगा और गवर्नमेंट उसको अगर सपोर्ट करेगी तो एक ट्रैवलिंग के लिए आम आदमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। कुछ ट्रेनों में सिर्फ 11 डिब्बे होते हैं, जिसकी संख्या कम से कम 16 की जानी चाहिए। तत्काल टिकट के रेट कम करने चाहिए। नहीं, बजट के हिसाब से अच्छा ही बजट आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे की प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक ही आएगा बजट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर को लेके ये कि जितना लोगों को रिजर्वेशन टाइमली मिल रहा है तो फेयर थोड़ा सा जेन्युइन रख करके ही रहना चाहिए। जो फेयर अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में अवेलेबिलिटी चल रही है, जो प्रीमियम क्लास है उसको जो लोग बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो तत्काल का रेट और जो जनरल रेट चल रहा है उसी को मेंटेन करना चाहिए। तत्काल में इम्प्रूव जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद तो ये है कि जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। ट्रेनों की कमी है, उसकी वजह से ट्रैफिक भी कमी है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ख़त्म होने आ गया, लेकिन अभी भी हम उस बीमारी से हटे नहीं हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए पब्लिक जिससे ना आए या हम लोग उस बीमारी से बचे रहें, उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि प्रॉपर वे में मैनेज किया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर और परेशानी में सरकार ने डाल दिया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर आम आदमी की जेब पर भार डाल दिया है। आम आदमी इस बजट में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।